तो बच्चों यहाँ पर ये सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। ये है आपका यूके बोर्ड का, उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है। साइंस का 1 तारीख को ये पेपर हुआ है और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो जिन जिन का ये सेट होगा, जिसका सेट नंबर है 233 HIJ, उसको आप लोग चेक कर सकते हो आपके आंसर्स। बहुत आसान पेपर आया है ये। इसमें पहला है एथेन, जिसका आणविक सूत्र C2H6 है। उसमें संयोजक आबंध हैं, यानी कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो इसमें जब भी तुम इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो तुमने कर ही लिया होगा इसको, कि तुमने ये बॉन्ड बना करके देख लिया और फिर इसको काउंट कर लिया, सिंपल फार्मूला लिख लिया। अब ये देख सकते हो तुम 336 और 17, तो यहाँ पर 7 जो है ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ है, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर पूछा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है रिएक्टेंट साइड में। तो इसका आंसर आपका CuO है, जो कि कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करना है यहाँ पर आपको, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन के लिए हमें पता है कि एंटासिड का यूज़ होता है। ठीक है, जो एंटासिड्स होते हैं उन्हीं का यूज़ होता है इनडाइजेशन के लिए। वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो अंदर एसिडिटी की फीलिंग होती है उसको वो न्यूट्रलाइज करते हैं और इस तरह से हमारे को फ़ायदा करते हैं। पादप में जाइलम का कार्य, द फंक्शन ऑफ द जाइलम इन द प्लांट्स। तो ये क्या है आपका, हमें पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या जल का वहन। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जो वाटर को लेकर जाना है रूट से लेकर के सारे पार्ट्स में, तो वो काम कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है। हमें पता है पित्त कहाँ पर होता है आपका, गॉल ब्लैडर में। तो इसका आंसर आपका गॉल ब्लैडर, जो कि पित्ताशय है, हो जाता है आंसर करेक्ट। परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I इजिकल टू क्या होता है आपका, Q/T। तो ये क्या है आपका, चार्ज है, और चार्ज का जो रेट है वो हमारा कहलाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसका सही आंसर है। किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2D है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। इसको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमेशा प्रॉपर सॉल्व करो। P इजिकल टू 1/f होता है। F हो गया आपका 1/D, 1/P, ये हो गया आपका 1/2। तो 1/2 है तो F कितना आ गया आपका 0.5 मीटर। अब इसको आप सेंटीमीटर में चूँकि आंसर निकालना है तो आप सेंटीमीटर में करोगे, तो 0.5 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। तो F का आंसर आपका 50 सेंटीमीटर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये तुम्हें दिए हुए हैं आपको, ग्रास व्हीट मैंगो, ग्रास गोट लायन, गोट काउ एलिफेंट। बहुत आसान है यहाँ पर, ग्रास व्हीट गोट, ये आपका सेकंड ऑप्शन। ग्रास को गोट ने खाया, घास को बकरी ने, शेर ने, ग्रास गोट और लायन आपका सही ऑप्शन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये आपके MCQ हो जाते हैं यहाँ पर। अब सेकंड है, उस अधातु का नाम, यानी कि जो नॉन मेटल है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है और उसका सिंबल लिखना है, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। राइट द नेम ऑफ एंड द सिंबल ऑफ अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कौन सा नॉन मेटल होता है, ये हमको पता है, क्या है आपका ब्रोमीन, इसका करेक्ट आंसर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, यानी कि ड्राई HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है। यहाँ पर तुम्हें आंसर देना है, वाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। क्यों नहीं बदलती यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो आपका एसिडिक नेचर, क्योंकि लिटमस पेपर कब कलर चेंज करेगा, जब एसिडिक या बेसिक कुछ हो। HCl हमें पता है, HCl क्या है, एसिडिक नेचर में, लेकिन ड्राई है तब नहीं बदला, और ड्राई लिटमस पेपर में, क्योंकि यहाँ पर H आयंस का होना जरूरी है। ठीक है, ये आप कह सकते हो H3O+ आयंस का होना जरूरी है, पानी के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही आप मॉइस्ट लिटमस पेपर को गीला करके या फिर लिटमस पेपर को लाते हो तो कलर चेंज होता है, ब्लू लिटमस आपका रेड में चेंज होता है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी दी है NCERT में, आपने कर ली होगी। ठीक है, अब एक गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ कर दिया, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20/2 करोगे तो। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपने कर लिया आराम से। उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देता है। तुम्हें पता है कि एक ही मिरर है, नेम अ मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
वो आपका हमेशा कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो इसको आपने कर लिया होगा। अब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। आपके बहुत ही आसान पेपर आया था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो इस पेपर में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन लिखनी है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो कि आपने यहाँ पर लिखी होगी कि CO2 और H2O जब रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, तो आपका बन जाता है यहाँ पर C6H12O6 प्लस H2O और प्लस O2। इसको आपने बैलेंस भी कर लिया होगा। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? वाई इज द टंगस्टन ऑलमोस्ट यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? अब ये एक्चुअली पुराने बल्बों में हुआ करता था, आजकल तो LED बल्ब आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट में टंगस्टन क्यों यूज़ होता है? इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, राइट, जो कि होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो ये इजिली मेल्ट नहीं होता है जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तब भी, राइट। सेकंड क्या है कि इसकी हाई रेजिस्टिविटी, ये हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी, और उस हाई रेजिस्टिविटी के कारण जो है ये जल्दी से बर्न नहीं होता है। तो हमें पता है कि बहुत तेज गर्म हो जाता है ये, लेकिन ये जलता नहीं है, राइट। 8th क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जिसको कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो पता है कि हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक बल्ब सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हमेशा ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, आपको पता है ये किस में कनेक्ट किया जाता है, आपका पैरेलल में। पैरेलल में ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया? विच केमिकल इज मेनली कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ये आपका होता है CFC। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व दो उपयोग लिखिए। जो केमिकल फार्मूला होता है जो कि वॉशिंग सोडा का, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है वो लिखना है आपको। तो वो होता है आपका Na2CO3.10H2O। और जिसके यूजेज है वो क्या है, ये मैन्युफैक्चर करने में सोप के यूज़ होता है। और दूसरा आप कह सकते हो हार्डनेस को, जो वाटर की हार्डनेस होती है, जो कठोरपन होता है पानी का, उसको भी मृदु पानी बनाता है, यानी कि सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 11 क्वेश्चन है आपका, वो है अधातुएं जो कि नॉन मेटल्स होते हैं, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फाउंड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन? तो ये हमेशा कैसे बनाती हैं? आपके एसिटिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। और कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। तो जनरली एसिडिक ऑक्साइड आपका मेन आंसर हो जाता है इसका। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? ऐसा क्यों होता है? तुम्हें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे NaCl बनाइए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण होता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि जब हमें इन्हें मेल्ट करना होता है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2 विलयन यानी 2 सॉल्यूशन दिए हैं, A और B। A का pH जो है, विलयन A का pH मान 6 और विलयन B का pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी यानी कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा? इनमें से कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारकीय? यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B। आपके पास 2 सॉल्यूशन A और B है। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6, द pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? विच वन ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक? तो देखो pH यदि हमारा 6 है, किसका है? A का। B का pH है आपका 8, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें H आयंस की मात्रा ज़्यादा होगी, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एसिडिक तो ये भी नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है लेकिन वीक एसिडिक है ये, ठीक है। तो लेकिन कंपैरेटिवली ये एसिडिक हो गया, और ये आपका यहाँ पर OH ज़्यादा होंगे, और ये आपका बेसिक है, क्योंकि आपको पता है 7 पर न्यूट्रल होता है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से किस तरह से भिन्न है? तो जो बाइनरी फिजन होता है इसमें क्या होता है? हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन?
ठीक है, द्विखंडन मतलब बाइनरी और बहुखंडन मतलब मल्टीपल। तो बाइनरी में क्या होता है, वन सेल, सिंगल सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। मल्टीपल फिजन मतलब मैनी न्यूक्लियाई में। तो इस तरह से जब बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड होती है उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। इसका उदाहरण है आपका प्लाज्मोडियम। और जो बाइनरी फिजन है इसमें आप अमीबा लिख सकते हो, लिश्मानिया, पैरामीशियम। क्वेश्चन जो कि 14 है, स्वपरागण और परपरागण से क्या अभिप्राय है। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तुम्हें पता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है, जब पॉलन या तो उसी प्लांट के यानी कि सेम फ्लावर पर आ जाए, स्टिग्मा पर, ठीक है, या फिर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या फिर दूसरे फ्लावर पर लेकिन सेम प्लांट के, ठीक है, यानी कि एक ही प्लांट पे जब पॉलन जो है वो स्टिग्मा पर सेटल हो रहा है और वहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाएगा और तब उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पॉलन जाता है उसको हम कहेंगे, या ट्रांसफ़र होता है उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। निकट दृष्टि दोष क्या है, यानी कि जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, और इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ मायोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज फॉर करेक्टिंग इट। तो मायोपिया तुम्हें पता है क्या होता है कि जब कोई बंदा दूर का नहीं देख पाता है लेकिन पास का उसको सब कुछ अच्छे से दिखता है, उसको हम मायोपिया कहते हैं। और सिर्फ इतना ही पूछा आपसे कि इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज फॉर करेक्टिंग इट, तो हमें पता है यहाँ पर कॉनकेव लेंस होता है, राइट। बहुत ही आसान पेपर है जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही आसान पेपर है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निम्न यौगिकों को दर्शाइए। ये आपको बताना है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय द ट्रांसफर ऑफ आयंस। तो ये तुम्हें यहाँ पर तुमने बना दिया होगा स्ट्रक्चर। Na है, यहाँ पर 2 Na लेना है और इनके जो है आपने जो इस तरह से करके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो लगा देना है। ऑक्सीजन का तुम्हें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा आपका Na2, और यहाँ पर लिखोगे आप प्लस, और यहाँ जगह कम हो रही है, मैं नीचे लिख देती हूँ इसका O और इसका 2 माइनस, और यहाँ पर आप इसके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हो, ठीक है। इसको आप कैसे दिखाओगे, मैं यहाँ पर सही से बना देती हूँ इसको, Na2 प्लस और O 2 माइनस, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आप लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, यहाँ पर लिखोगे आप 2 6, और यहाँ पर आप लिख लोगे इसका 2 और 8, और इसको लिख लोगे आप 2 8। इस तरह से आप इसको बना दोगे। MgCl2 का यदि हम देखें तो कैसे बनाओगे आप, Mg में कितने होते हैं बाहर, 2 होते हैं, 2 लिख लिया आपने। Cl में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना है तो आपको 2 Cl चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पर गया और एक यहाँ पर गया। इस तरह से करके यहाँ पर आपका बन गया Mg2 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पर आपने दिखा देना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 2, यहाँ पर ये हो जाता है 2 8, और यहाँ पर हो जाता है ये 2 8 8, राइट। यहाँ पर यह है 2 8 2, और यहाँ पर यह है 2 8 7। इस तरह से करके आप इसको दिखा दोगे। फिर आपसे पूछा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, CH4 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये भी बहुत आसान है, यहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो C लिखा आपने, और मैं यहाँ पर ठीक से बना देती हूँ, C और H H H H, यहाँ पर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने लिख लिए, और इधर हाइड्रोजन के 4 कर दिए, ठीक है। ये आपने हाइड्रोजन को अलग कर दिया सारा, 1 2, फिर ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4, ठीक है। और फिर आपने ये यहाँ से पूरा पूरा ले लिया, राइट। इस तरह से आपने करके आए होगे, उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नेम नामांकन करिए, यानी यहाँ पर आपको IUPAC नेम लिखना है। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला देखो, अब इसमें तो हमेशा क्या करते हो तुम, 1 2 3 कार्बन देखा, कार्बन 3 है, यानी कि ये कौन सा ग्रुप हो गया, प्रोपेन वाला। कौन सा ग्रुप की बात कर रहे हैं, प्रॉप ग्रुप की कह सकते हो आप, प्रॉप। अब यहाँ पर क्या है, COOH, तो ये कौन सा हो गया, प्रोपेनोइक एसिड,
सिर्फ आपको नेम देना है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप था, यहाँ भी 3 है, तो ये क्या हो गया आपका प्रोपेनोन, 3 कार्बन है ना यहाँ पर, तो 3 कार्बन से प्रॉप ग्रुप यहाँ पर भी हो गया, यहाँ भी प्रॉप ग्रुप हो गया, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। राइट द केमिकल इक्वेशन टेक्स प्लेस व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट। जिंक है, सिर्फ अभिक्रिया लिखनी है आपको, केवल केमिकल रिएक्शन लिखनी है। जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, नहीं आयरन सल्फेट है यहाँ पर, H2SO4 नहीं है, Fe, और चूंकि यहाँ पर 2 सल्फेट है तो ये फार्मूला आपका FeSO4 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका ZnSO4 और प्लस Fe। रिएक्शन ऑलरेडी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसमें और पार्ट है आपका, आश्वित जल यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है विद्युत का चालक क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा का जल करता है। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। तो तुम्हें पता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट होते हैं वो नहीं होते हैं। तो जब सॉल्ट नहीं होंगे तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, या कह सकते हो कि करंट जो है वो कंडक्ट करने के लिए हमें आयंस की ज़रूरत है, और यहाँ पर नहीं है तो नहीं होगी कंडक्ट, ठीक है। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। वाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपसे रिएक्शन नहीं पूछी है, सिर्फ ये पूछा है कि इसको ऑक्सीडेशन क्यों कहा, क्योंकि देखो इथेनॉल का फार्मूला होता है आपका C2H5OH, और इथेनोइक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CH3COOH। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बड़ा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुआ है, इसलिए तुम्हें पता है जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एडिशन रिएक्शन, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर, हमने ऐड किया ना, जुड़ी है ऑक्सीजन, तो उसको ऑक्सीडेशन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है। वेयर एंड हाउ डज द डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। देखो जो वसा है यानी कि जो फैट है उसका जो डाइजेशन हमारा स्टमक में भी होता है, स्टमक में होता है, और मेन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। थोड़ा जो आपका बस फैट है वो तो स्टमक में हो जाता है बाय द गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा फैट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, और यहाँ पर थोड़ा डाइजेशन होता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हें पता है कि ये रिसीव करता है लिवर से बाइल जूस, तो बाइल जूस जो होता है वो भी इमल्सिफाई करता है फैट को, यानी कि तोड़ता है फैट के मॉलिक्यूल्स को। दूसरा तुम्हें पता है कि जो पैंक्रियाज होता है ना, पैंक्रियाज से भी पैंक्रिएटिक लाइपेज आता है, पैंक्रिएटिक लाइपेज, वो भी जो है आपका ब्रेक करता है फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। और जो अल्टीमेटली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस होता है, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, वो इसको फिर फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को प्रदर्शित कीजिए। ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेवल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। ये आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें हार्ट का, मानव हृदय का चित्र बनाना है आपको, ह्यूमन हार्ट का, और लेवल करना है पार्ट्स को। ये भी बहुत आसान था, कर लिया होगा आपने। अब 20th क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये तुम्हें पता है कि जो स्टार्स होते हैं, एक्सप्लेन वाई डू स्टार्स ट्विंकल, क्योंकि जो स्टार्स की जो लाइट जब तक हमारे आंखों में पड़ती है तब तक वो बहुत बार उसका रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में है डेंसिटी और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होती है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, गैस, ये सारी चीज़ों की वजह से। तो क्या होता है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी लाइट, तो इस तरह से उसकी बैंडिंग फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चलता रहता है। करते करते जो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, हमें जो तारे की इमेज दिखती है वो तारे से थोड़ा ऊपर दिखती है, और वो पोजीशन बार बार चेंज होती है जिसकी वजह से हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट था, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो मेन है इसका आंसर। और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, वाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। यहाँ भी वही आंसर है कि यहाँ पर आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, क्योंकि जब हम देखते हैं स्काई को तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उसकी वजह से स्मॉल वेवलेंथ वाली लाइट पहले स्कैटर होती है
और ब्लू लाइट जो है उसकी स्मॉल वेवलेंथ है, तो ये सबसे पहले स्कैटर होगी, हमें आसमान ब्लू दिखता है, स्काई ब्लू दिखता है। नेक्स्ट है इसका नेत्र की समंजन क्षमता, यानी कि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है आई का, वो क्या है? तो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, जो हमारी आई है इटसेल्फ, ये पूरी फोकस को एडजस्ट कर सकती है, दूर की चीज़ों पास की चीज़ों को एक साथ देख सकती है। तो यही हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन है, जो एबिलिटी ऑफ आई है टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स एट फार एंड नियर, जो भी हमारे पास और दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम फोकस कर पाते हैं, उसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। फिर है आपका 21 क्वेश्चन, विद्युत सामर्थ्य शक्ति यानी पावर जो होती है उसको परिभाषित करना है यहाँ पर, और उसका एसआई मात्रक लिखना है, यानी कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। आपको पावर को डिफाइन करना है यहाँ पर, उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन आपने लिख दी होगी कि जो पावर होती है वो क्या होता है, वर्क डन होता है, या फिर आप कह सकते हो रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब जिस रेट से इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसी को हम पावर कहते हैं, और यहाँ पर ऐसा यूनिट इसकी वॉट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर? तुम्हें पता है कि इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती है क्योंकि यदि दो फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी मतलब वो दो डायरेक्शन शो कर रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 22 क्वेश्चन। एक टॉर्च के बल्ब में 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर अंकित है, ज्ञात कीजिए। अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर। इसको आपको कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, पावर ऑफ द बल्ब, और 1 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, यानी कि जो एनर्जी है कंज्यूम्ड बाय द बल्ब व्हेन इट इज लाइटेड 1 आवर। तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हमें यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है जो कि आपका 5 वोल्ट, और करंट दी है आई जो कि आपको दी है 500 मिली एम्पियर, राइट। तुम्हें पता है कि 1 मिली एम्पियर होता है बराबर 1/1000 एम्पियर के। तो फिर 500 जो मिली एम्पियर है वो हो जाएगा आपका 500/1000, और यहाँ पर आपने ज़ीरो कैंसिल कर दिए, बच गया आपका 0.5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ गई आपकी 0.5 एम्पियर, राइट, 0.5 एम्पियर। इसके बाद आपने निकालना है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ओम्स लॉ आप यूज़ करोगे, R इक्वल्स हो जाएगा आपका V/I, क्योंकि V होता है आपका IR के, तो उससे ये आपका फार्मूला निकलता है। V है 5, I है 0.5, यहाँ से ये डेसिमल हटेगा, 0 ऊपर आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस आ गया आपका 10 ओम। ये आपका पहला आंसर आ गया। फिर आ रहा है आपका पावर ऑफ बल्ब। पावर ऑफ बल्ब के लिए आप दोनों फार्मूले में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप वोल्टेज को लेकर के या फिर आप करंट को लेकर के। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज वाला यूज़ कर ले रही हूँ, जो पावर का फार्मूला आप लगाओगे, या फिर आप VI भी सिंपली ले सकते हो। यदि हमने देखो VI लिया है तो हमारा आ जाता है 5 × 0.5, यानी कि 2.5 वॉट पावर आ गई यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं इसको दूसरे फार्मूले से यूज़ करके, V²/R, जो P की वैल्यू है, V² है 5 × 5, और ये आपका पावर है, रेजिस्टेंस है आपका 10, तो 25/10, तो वही आपका 2.5 वोल्ट आ जाता है। तो आप जिस भी फार्मूले से करना चाहते हो आपने करा होगा या कर सकते हो। 1 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, तो E इक्वल टू होता है आपका P/T, राइट। तो E एनर्जी जो होती है आपकी, उसकी वैल्यू आती है E इक्वल टू P/T, फार्मूला है। P है आपका यहाँ पर 2.5, और टाइम है यहाँ पर कितना है, 1 घंटा, 1 आवर। तो यहाँ पर आ गया आपका 2.5 वॉट आवर एनर्जी आ गई आपकी। ये आपका एनर्जी का जो है आंसर आ गया। तो तीनों आंसर आपने यहाँ पर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्या है, ये किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? व्हाट इज ओजोन, हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम? तो तुम्हें पता है ओजोन क्या होता है आपका? जो ऑक्सीजन का, जब 3 एटम ऑक्सीजन के ज्वाइन करते हैं तो ये ओजोन बनता है, ठीक है। जो O3 गैस है उसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, ये आपकी ओजोन है। वैसे तो ओजोन जो है वो हैज़ार्डस है, मतलब बहुत ही नुकसानदेह गैस है, लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में ऊपर एक लेयर के फॉर्म में होती है तो जो ओजोन लेयर बनती है वो जो है वो प्रोटेक्ट करती है सारे ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो किसी भी तरह के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको, या फिर जो इवन ये यदि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे आएगा, ओजोन लेयर नहीं होगी, तो
पता है तुम्हें कि कितना ये स्किन कैंसर को कॉज करने वाला होता है, ये कैटरेक्ट को कॉज करने वाला होता है, साथ ही ये इम्पेयर करता है हमारे मीन्स उसमें डिफेक्ट ला सकता है इम्यून सिस्टम में। तो ये सब को प्रिवेंट करती है, यूवी रेडिएशन को ये अर्थ पर आने पे प्रिवेंट करती है। उससे हमारा ये सारी प्रॉब्लम्स से हम बचे रहते हैं और उससे एक तरह से इससे प्रोटेक्शन मिलता है। जैव आवर्धन क्या है, यानी कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तुम्हें पता है कि जो जितने भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं आज की डेट में, जो क्रॉप्स वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके सॉइल में जाएंगे, वाटर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन कहीं भी बायोडिग्रेड नहीं होंगे। और उनका जो कॉन्सनट्रेशन है वो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते हैं ये बढ़ता रहता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो जब ये इंक्रीज़ करता है, ख़त्म तो होता नहीं, तो जब ये टर्शियरी लेवल पे जाता है, फोर्थ लेवल पर जाता है जहाँ पर कि ह्यूमन है, वहाँ ये सबसे ज़्यादा होता है और इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो अब इसका ऑप्शन पार्ट करते हैं। एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो इसमें आपने बना दिया होगा डायग्राम, जो फ्लो चार्ट के रूप में, या फिर जो फूड चेन है उसको डायरेक्टली बनाया होगा, या फिर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को फिर कार्निवोर्स खाते हैं, कार्निवोर्स को फिर ऑमनिवोर्स या फिर जो हायर कार्निवोर्स हैं वो खाते हैं। और फिर है आपका यहाँ पर क्या होगा, यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे, तो जैसे यदि सपोज आप फॉर एग्जांपल ले लो कि आपने सारे हर्बीवोर्स को किल कर दिया, तो कार्निवोर्स तो भूखे रह जाएंगे क्योंकि उनको तो हर्बीवोर्स को खाना होता है, वो डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकते। तो इसलिए यदि ऐसे ही यदि सपोज आपने सारे कार्निवोर्स को ख़त्म कर दिया, तो फिर हर्बीवोर्स बढ़ते जाएंगे और हर्बीवोर्स बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाएंगे, और ये सब जो है वो इकोसिस्टम के लिए कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं रहेगा। तो यही इसका आंसर लिखना था आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी पदार्थ के एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ एक्स के, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तुम्हें पता है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो कि चूना होता है, राइट, और इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं इसको। यहाँ पर आपसे पूछा है पदार्थ एक्स का नाम, तो हमने लिख लिया यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, और यहाँ पर जो फार्मूला है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, राइट द नेम एंड द फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया, यहाँ पर आपको रिएक्शन भी लिखनी है, जो कि रिएक्शन ये है आपकी CaO + H2O, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो ये बन जाता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, जो कि स्लेक्ड लाइम होता है, और प्लस हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, ये आपका स्लेक्ड लाइम भी इसको आप कहते हो, और साथ ही आप इसको कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कह सकते हो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने कर ही लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब जैसे ये रिएक्शन मैंने लिखी है, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, तो तुम्हें पता है जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक होती है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है आपकी, यहाँ पर हमने जो एक्सोथर्मिक एग्जांपल ये ही सेम भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर बेहतर होगा कि आप अलग लिखो यदि क्वेश्चन में इस तरह से पूछा है तो, राइट। लेकिन जैसे आपका एंडोथर्मिक का एग्जांपल आप कौन सा लिख सकते हो, CaCO3 है, इसको जब आपने हीट किया तो यहाँ पर CaO बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, ये आपका एंडोथर्मिक का। तो ये हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है। एक्सोथर्मिक में आप दूसरा भी कोई रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो कार्बन है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में थोड़ा सा हीट भी रिलीज होती है, क्योंकि कार्बन क्या है, कोक है, तो कोक चलता है तो हीट इवॉल्व होती है। साथ ही आप रेस्पिरेशन की रिएक्शन, तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनका कोई भी आप एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इक्वेशन में। 25 क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर आपको केवल यहाँ पर व्हाट हैपन्स व्हेन क्वेश्चंस हैं, और केवल आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, मैंने भी ऑलरेडी बना रखा है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है लाइम वाटर में तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी होगी आपने, CaOH होल ट्वाइस + CO2। यहाँ पर आपका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और यही है इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि आपको वाइट दिखता है,
ठीक है, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, या आप कह सकते हो प्रेसिपिटेट बनता है। किस कलर का? वाइट कलर का। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट है। अब यहाँ पर आप जब रिएक्शन लिख रहे हो, इन्होंने बैलेंस्ड मांगी नहीं है, बट आपको बैलेंस कर देना चाहिए। यहाँ पर CaCO3 ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। सेकेंड रिएक्शन आपसे पूछी है, विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो बी पार्ट है आपका, उसकी जो फॉर्मूला हुआ ब्लीचिंग पाउडर का, दैट इज CaOCl2। इसने किससे रिएक्शन किया है? HCl से। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये तो आपका सॉलिड है, यहाँ पर आप स्ट्रेट लिख सकते हो, मांगी नहीं है तो नहीं भी लिखना है, लेकिन चलो मैं लिख के बता देती हूँ आपको, ये सॉलिड है। और यहाँ पर ये आपका एक्वस होता है, डाइल्यूट HCl। और ये रिएक्शन आपकी होगी तो बनेगा आपका CaCl2। अगेन ये तो सॉलिड रहेगा आपका, Cl2 बनेगा जो कि गैस है, और H2O बनेगा जो कि आपका लिक्विड है। इसको आप देख लो, बैलेंस करना है रिएक्शन को। यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ, तो HB2 हो गया, करेक्ट हो गया। O ऑलरेडी 1 है, Ca 1 है, Cl के आपके 4 हैं, 2 और 2 4। यहाँ रिएक्शन आपकी ये बैलेंस्ड है। थर्ड है आपका, इथेनॉल की क्रिया सोडियम धातु से की जाती है। तो इथेनॉल तुम्हें पता है जब सोडियम से रिएक्शन करता है, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शंस रहती हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। यहाँ पर ये आपका सोडियम मेटल से जब रिएक्शन करता है तो बनाता है ये सोडियम इथॉक्साइड, CH3CH5O(Na), ये बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन आपकी। फिर फोर्थ है आपकी इथेनोइक एसिड की इथेनॉल से रिएक्शन। तो इथेनोइक एसिड है CH3COOH, और ये इथेनॉल से रिएक्शन करता है C2H5OH से। आपका यहाँ पर बनता है ईस्टर, जो कि होता है CH3COOC2H5, और प्लस यहाँ पर बनता है वाटर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर आप लिख सकते हो एरो पर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर आपसे ऑप्शन में पूछा गया है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। खनिज जो कि मिनरल है, अयस्क जो कि ओर है। तो मिनरल का तुम्हें पता है कि मिनरल एक नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि अर्थ क्रस्ट में होता है और माइनिंग से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके मेटल जो है वो मिलते हैं इन द कंपाउंड फॉर्म। और यहाँ पर ओर की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि वो मिनरल जहाँ से आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि जहाँ पर ऐसा मिनरल है जिसमें कि कोई मेटल, सपोज आप जिंक की बात कर रहे हो, तो जिंक की ओर है, यानी कि उसमें से आप जिंक को ज़्यादा निकाल सकते हो, तो उसी को हम ओर कहेंगे, जहाँ पर मेटल की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, और दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। यानी कि नेम द 2 मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच कैन नॉट डू दिस। तो जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो डेफिनेटली इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम, आप लिख सकते हो जिंक, और जो नहीं कर सकते हैं उसमें आप लिख सकते हो कॉपर, और साथ ही आप लिख सकते हो यहाँ पर मरकरी, राइट, इवन सिल्वर, गोल्ड, और गोल्ड, ये सब भी लिख सकते हो आप। क्लियर हुआ? फिर है किन्हीं दो यौन संचालित रोगों के नाम लिखो, यानी कि नेम एनी 2 सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। तो यहाँ पर चूंकि आपसे बैक्टीरियल या वायरल नहीं पूछा है, तो आप किन्हीं भी दो के नाम लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो सिफिलिस, और लिख सकते हो यहाँ पर गनोरिया। ठीक है ना, ये आपका दोनों डिसीज के नाम आ गए। फिर है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तुम्हें पता है कि जो एसिड है इसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है HCl का, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। पहला फंक्शन होता है कि इट किल्स जर्म्स, और दूसरा क्या होता है, इट मेक्स मीडियम एसिडिक। ये मीडियम को एसिडिक करता है फॉर द वर्किंग प्रॉपरली पैप्सिन, जिससे कि आपका जो पैप्सिन है वो अच्छे से काम कर सके। तो ये मीडियम को एसिडिक बनाता है, इट मेक्स मीडियम एसिडिक, राइट। फिर है आपका नेक्स्ट, अवुचु ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। ये आपका होता है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि जो पैंक्रियाज है वो आपका इंसुलिन सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो आपका इंसुलिन सिक्रीट करती है, और उससे जो है ब्लड शुगर कंट्रोल होती है। तो यदि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें ब्लड शुगर बढ़ जाती है,
यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसलिए बाहर से इंसुलिन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उत्सर्जित उत्पाद है यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे पादप यानी प्लांट कैसे छुटकारा पाते हैं, उन विधियों का उपयोग करते हैं। तो व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट में एक तो हो जाता है एक्स्ट्रा वाटर जो कि ट्रांसपिरेशन से रिमूव होता है। दूसरा हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय बाहर आती है क्योंकि उस समय उसका यूज़ नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो वो भी स्टोमेटा से रिमूव हो जाती है। और थर्ड आप कह सकते हो कि जो वेस्ट है, कुछ वेस्ट जो होता है वो स्टोर हो जाता है किसमें, वैक्यूल्स में, और ये जो वैक्यूल्स में स्टोर होता है ये बाद में गम्स और रेजिन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, जो डायाहाइब्रिड क्रॉस था, उसमें तुमने देखा था यदि सपोज राउंड एंड येलो सीड्स का और रिंकिल और ग्रीन से क्रॉस कराया जाए तो हमें जो गैमीट प्राप्त होते हैं F1 जनरेशन में वो RRYY ये मिलते हैं। और इनका जब क्रॉस होता है तो हमें मिलता है रेशो 9:3:3:1। तो जो 9 वाला रेशो था यहाँ पर, 9 जो होते हैं वो आपके राउंड एंड येलो सीड्स होते हैं, राउंड एंड येलो सीड्स। फिर 3 जो होते हैं, कुछ होते हैं यहाँ पर राउंड एंड रिंकिल, राउंड एंड ग्रीन, ठीक पर हो जाते हैं आपके रिंकिल एंड येलो, रिंकिल एंड येलो। और जो एक है रेशो में वो है आपका रिंकिल एंड ग्रीन, राइट, रिंकिल एंड ग्रीन। तो यदि हम देखें तो पेरेंट में जो हमारे F1 से पहले जो पेरेंट थे उसमें राउंड एंड येलो था और रिंकिल एंड ग्रीन था। फिर F1 में सारे राउंड एंड येलो थे, सारे के सारे राउंड एंड येलो थे। लेकिन अब जो नए करेक्टर्स बने तो यही शो करता है कि जो ट्रेट्स हैं वो इनहेरिटेड होते हैं इंडिपेंडेंटली इन द नेक्स्ट जनरेशन। फिर है आपका क्वेश्चन, किन्हीं दो एंजाइमों के नाम और कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आप किन्हीं भी दो एंजाइम के बारे में लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो पेप्सिन, राइट, ये आपका स्टमक में प्रोड्यूस होता है पेप्सिन, और ये इसका कार्य है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। प्रोटीन्स जो होते हैं यहाँ पर पेप्टोन्स में चेंज हो जाते हैं, राइट। और दूसरा आप एंजाइम लिख सकते हो सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है, राइट। ये इसका फंक्शन है। यहाँ पर पेप्सिन का है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और सलाइवरी अमाइलेज जो कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, वो हमारे माउथ में ही थोड़ा सा जो पार्शियल डाइजेशन होता है स्टार्च को माल्टोज शुगर में यहाँ पर कन्वर्ट करता है। माल्टोज शुगर लिख लो यहाँ पर, क्लियर, राइट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक कोशिका का बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में आपका बडिंग है, फिजन है, इनको लिख सकते हो। मल्टी सेलुलर में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शनल पार्ट है, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र से ही समझाइए। प्लांट रिस्पॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद फिगर। तो यहाँ पर तुम्हारा ये फोटोट्रॉपिज्म है, राइट। तो इसमें कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर सनलाइट आ रही है तो जो यहाँ पर पार्ट प्लांट का जो कि लाइट से अवे है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा डिफ्यूज़ करता है, और उस वजह से वहाँ पर ज़्यादा सिक्रीशन होने के से ऑक्सीजन के वहाँ की लेंथ बढ़ती है। तो एक साइड की लेंथ बढ़ रही है, दूसरी साइड की नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि प्लांट उधर झुका है, और ये आपका कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा पूछा आपसे स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, यानी कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में क्या अंतर है। तो तुम्हें पता है कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो खुद से अपना खाना बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ होता है दूसरे से लेते हैं। ऑटो मीन्स स्वयं यानी कि सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, अपने आप से न्यूट्रिशन लेना। हेट्रो मीन्स दूसरों से न्यूट्रिशन लेना, हेट्रोट्रॉफ दूसरों पर डिपेंड होना, ठीक है। यहाँ पर आप इसके काइंड्स भी लिख सकते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफ है वो प्रोड्यूसर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और हेट्रोट्रॉफ में आप अदर ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हो और उसकी काइंड भी आप लिख सकते हो। वैसे 1 मार्क का इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली डेफिनेशन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल तर्पण से
10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज is placed 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find position, nature and size of the image formed. देखो यहाँ पर तुम्हें कॉन्केव मिरर है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, तो यू दिया है आपको -10 सेंटीमीटर, राइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया आपको 3 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया आपको 15 सेंटीमीटर। सब कुछ माइनस में रहेगा क्योंकि कॉन्केव मिरर है। आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है और इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला हो गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v आपको निकालना है, इज इक्वल टू जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/f है -15 और u है आपका -10। तो क्या हो गया यहाँ पर 150 आपने ले लिया एलसीएम, आ गया आपका माइनस का 10 और ये 10 की इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर प्लस का चूँकि ज़्यादा है तो 5/150 आएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 5/150। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो v कितना आ रहा है आपका 150/5 और ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। किस में आया, ये पॉजिटिव आया है। अब सीधी सी बात है, तुम्हारा पॉजिटिव कैसे सही है यहाँ पर, क्योंकि देखो 15 है फोकल लेंथ और 10 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम है। तो ठीक है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है और इसलिए वो पॉजिटिव में आता है। तो ये आंसर आपका सही है। आप अपना आंसर खुद से चेक कर सकते हो। हाइट ऑफ द इमेज की बात करते हैं तो m इज इक्वल टू होता है HI/HO इज इक्वल टू -v/u। HI निकालना है आपको, ये हो जाएगा माइनस v कितना है आपका 30, u है आपका माइनस में 10 और HO है आपका 3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 3 सा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। तो वो भी सही है क्योंकि आपका जब ऐसी स्टेट में जब आपकी इमेज बनती है तो वो एनलार्ज साइज की बनती है, राइट, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, इसलिए प्लस में भी आया है, राइट। यदि मैग्नीफिकेशन देखोगे आप तो मैग्नीफिकेशन भी प्लस में आएगा। m इज इक्वल टू यदि आप करोगे तो v कितना है आपका 30 और u है -10, माइनस v/u होता है, ये कैंसिल होगा 3। तो मैग्नीफिकेशन भी 1 से बड़ा आया है, यानी कि एनलार्ज इमेज है, और प्लस में आया है, यानी कि आपकी कैसी इमेज है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए कि आंशिक रूप से पानी में डुबाई गई पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम व्हाई अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। तो डायग्राम बनाएंगे आप इसका, कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। और इसमें होता क्या है, देखो ये रेरर मीडियम है और ये है फिर नीचे डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब रेरर से डेंसर में जाएगी लाइट तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, और फिर जब ये हमारी आइज़ में पहुँचेगी फिर से डेंसर से रेरर में होते हुए तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो हमको जो है पेंसिल की टिप यहाँ पर ना दिख करके यहाँ पर नहीं दिखेगी, कहाँ पर दिखेगी, यहाँ दिखेगी, थोड़ा ऊपर दिखेगी, और हमको लगता है जैसे पेंसिल थोड़ा ऊपर है, जबकि एक्चुअल में वो उसी जगह पर होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, +2.5 एंड -2.5 क्षमता के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए, यानी कि दो लेंस की पावर को मिलाकर रखा गया है और इस संयोजन की क्षमता तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि टू लेंसेज ऑफ पावर +2.5 एक कॉन्वेक्स है एंड -1.5 डी आर प्लेस्ड प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। व्हाट विल बी द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। दोनों 1.5 मार्क के हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आपका पावर का फार्मूला होता है, यदि कंबाइंड पावर होती है तो P1 + P2 लिख सकते हैं, जितनी भी पावर दी है उनको ऐड कर लेते हैं। तो P1 है मेरे पास 2.5 डायोप्टर और प्लस ये है -1.5 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1.5। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 डायोप्टर आ जाएगा आंसर। तो पावर कितनी आ गई हमारे यहाँ पर, कंबाइंड पावर आ गई 1 डायोप्टर। फोकल लेंथ क्या होगा, P इज इक्वल टू हमारा होता है 1/f, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/P, और यहाँ पर चूंकि कॉम्बिनेशन का निकालना है तो 1/1 लेंगे हम, राइट। अब यदि हमें सेंटीमीटर में पावर को निकालना है तो ये हमारा 1 मीटर आ गई फोकल लेंथ। तो यदि फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। 1 × 100 हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो आई होप अच्छे समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नीचे दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी कि आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है।
यहाँ पर देखो 2 सीरीज़ में दिए हैं और एक पैरेलल में दिया है एक्स और वाई के अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो पहले हम सीरीज़ वाले को निकाल लेंगे। तो आर एस आ जाएगा आपका 6 + 4, मैं शॉर्ट में कर देती हूँ, 10 ओम, राइट। ये सीरीज़ वाला आ गया। तो 1/RP हो जाएगा आपका 1/RS + 1/R3 कर सकते हो इसको। तो 1/10 + 1/15, 150 आ गया। 15 + 10 = कितना हो गया आपका 25/150। तो जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 150/25, राइट। अब ये आपने कैंसिल कर देना है, 30 आ गया, 5 5 सा 5 6 सा, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया आपका 6 ओम, राइट। नेक्स्ट पूछा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। अब हमें आर पता लग गया है और वी यहाँ पर दिया हुआ है आपका 12 वोल्ट, ठीक है। तो वी 12 दिया है तो वी = होता है आई आर, आई हो जाएगा आपका वी बाई आर। वी दिया है आपका 12, आर दिया है आपका, आर आ गया आपका 6 ओम, 6 तो 2 सा, तो आई = हो गया आपका 2 एम्पियर। ये दोनों आंसर आपके यहाँ पर आ गए। लास्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। कारकों मतलब फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो तुम्हें यहाँ पर पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है आपका, इक्वल्स होता है ρL/A। तो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करता है। सेकंड डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तीसरा मटेरियल, ठीक है, मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर, इन सब पर आपका एरिया ऑफ क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। फोर्थ आप टेम्परेचर भी लिख सकते हो, राइट। तो आपने ये पूरा सॉल्यूशन देख लिया है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।